हेलो स्टूडेंट, विजय श्री फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर आप लोगों के लिए क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड आप लोगों के सामने लेकर आया। आज हम लोग चौथे लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब तक हम लोगों ने साइंस, साइंटिफिक मेथड, साइंस के ब्रांच, फिजिक्स और फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको आसानी से समझने के लिए जो थ्रस्ट बनाए गए हैं उन थ्रस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर फिजिक्स का क्या स्कोप है ना, उसकी एक्साइटमेंट क्या है, इस चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा। तब जाकर हम लोगों ने ये देखा कि फिजिक्स किस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिलेट करता है, किस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट्स को हेल्प करता है उसके इम्प्रूवमेंट में। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि साइंस में कोई भी अनक्वेश्चन्ड ऑथोरिटी नहीं होती है। मतलब कि किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं हो। हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रकार के प्रश्नों को प्रमाणित किया जा सकता है, मतलब प्रूव किया जा सकता है। फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो परिकल्पनाओं के आधार पर, है ना, एजम्पशन के आधार पर बने होते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जर्वेशन के आधार पर बने होते हैं। ऐसा होता है, ये पहले एक्टिविटी ऑब्जर्व किया गया और उस एक्टिविटी के आधार पर कोई कॉन्सेप्ट बनाया गया। जैसे न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में हम लोगों ने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2/r² होता है। अर्थात दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात उन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स कमजोर होता है और दूरी घटाते हैं तो फोर्स स्ट्रांग होता है। उसी तरह से अगर हम दो भारी वस्तु लेते हैं तो उन दोनों भारी वस्तुओं का के बीच लगने वाला बल बढ़ जाता है और जैसे जैसे हम लोग हल्का वस्तु का यूज करते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये पहले ऑब्जर्वेशन हुआ और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। न्यूटन साहब ने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम लोगों को फॉर्मूला दिए। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि अरे भाई चलो ये ग्रेविटेशन लॉ को प्रूफ करके दिखाओ, तो ये न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे बना। इसी प्रकार से बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। जैसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब 12th में आप लोग पढ़िएगा ना, तो नील्स बोर का हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत तरह के नियमों का पालन करते हैं, है ना। नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तरह के नियमों का पालन करते हैं, है ना, और उस आधार पे हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल को उन्होंने दिया और बताया कि अगर एटम जो है वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार के नियम का पालन करेगा, तो उससे जुड़ी बहुत सारी जो घटनाएं हैं उन सबको आसानी से हम लोग शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे परिकल्पना, यहाँ पे मतलब एजम्पशन लिया गया कि ये एज्यूम किया गया कि अगर ऐसा होता है तो इस आधार पे हम लोग इतने सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्जर्वेशन के आधार पे होती है, कुछ चीज़ें एजम्पशन के आधार पे होती है। ठीक उसी प्रकार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत जब दिया था तो उन्होंने ये बताया कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होती है। मतलब लाइट की स्पीड जो है वो निर्वात में कांस्टेंट होती है। और दूसरा उन्होंने दिया था कि अगर इनर्शियल फ्रेम की बात की जाए तो इनर्शियल फ्रेम में अर्थात जारत्विक फ्रेम में जो है फिजिक्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स के लॉ को बहुत अच्छे तरीके से पालन करता है। अगर अब उनसे बोला जाए कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि स्पीड जो लाइट का स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, वो ऑब्जर्वर और सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। उन्होंने इस चीज़ को आधार मानकर और तब जाके दूसरे चीज़ों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स या फिर अदर मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अलग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, इस प्रकार का जितना भी उन्होंने जो कंसेप्ट बनाया इसके आधार पर बनाया। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो कुछ एजम्पशन के आधार पर होता है ना, कुछ प्रैक्टिकल के आधार पर होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में भी हम लोग बहुत सारे परिकल्पनाओं का उपयोग करके और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यूक्लिड ने बोला कि समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंसेप्ट को अपनाते हैं और उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत सारे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, है ना, आप प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इसको नहीं मानिए, आप नहीं मानते हैं तो आप एक नए कंसेप्ट का निर्माण करेंगे, आप किसी अल्टरनेट ऑप्शन पे जाएंगे और एक नए कंसेप्ट का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए हर चीज़ को, हर फिजिक्स के प्रिंसिपल को बोला जाए कि आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, जब अनक्वेश्चनड ऑथोरिटी है, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आप उत्तर जो है इसमें नहीं है, है ना, हर चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा करके दिखाइए, तो यह संभव नहीं है। आज हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। फोर्स अर्थात बल। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ने, फोड़ने, है ना, खींचने, कहीं ले जाने या धक्का देने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वही होगी बल। या फिर हम लोग वो झूला झूलते हैं, चारों तरफ किसी एक मेन एक्सिस, किसी एक्सिस के चारों तरफ हम लोगों को घुमाया जाता है, तो हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बाहर की तरफ कोई चीज़ जो है हमें खींच रही है, और उस अनुभूति को हम लोग फोर्स बोल देते हैं। तो फोर्स जो है हमारे दैनिक जीवन में हमेशा हम लोग आसपास अपने हर एक एक्टिविटी में हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमने फोर्स लगाया या हमारे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया। तो ये बहुत ही सहज अनुभूति है, लेकिन इतने सहज अनुभूति से हम लोग एक मैथमेटिकल मॉडलिंग तक पहुँचे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तक पहुँचे, और ये यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं था। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे दार्शनिकों ने अपना अपना कंसेप्ट दिया, लेकिन किसी का भी कंसेप्ट जो है प्रॉपर नहीं हो पाया। बाद में हम लोगों को न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट मिला, वो काफ़ी हद तक फोर्स के कंसेप्ट को सुलझा दिया था। फोर्स के कंसेप्ट को हम लोगों को समझने में बहुत मदद किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो सतहों के बीच लग रहा है फोर्स, घर्षण बल। धनुष के डोरी को अगर खींचा जा रहा है तो उस डोरी में होने वाला तनाव बल। कमानीदार तुला है,
उसके स्प्रिंग पे कोई चीज लटका हुआ है, नीचे खींच रहा है, फिर वहां पर तनाव बल लग रहा है। दूध के ऊपर छाली जमा हुआ है या फिर कोई भी पानी रखा हुआ है तो उसके सरफेस के बीच में लगने वाला हर एक सर्फ कॉर्नर जो है उसको अपने तरफ खींचना चाह रहा है, तो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप वो हो जा रहा है, तो वहां पर भी सरफेस पे फोर्स लग रहा है। पुली के द्वारा कोई चीज नीचे सड़क रहा है, स्प्रिंग के द्वारा कोई चीज खींचा जा रहा है। तो मैग्नेट लिए, दोनों मैग्नेट के बीच आकर्षण या विकर्षण फोर्स लग रहा है। टीवी चल रहा है बहुत देर से, अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जैसे ही टीवी के करीब गए तो आपके बाल को वो टीवी जो है आकर्षित करने लगता है, उसका स्क्रीन आकर्षित करने लगता है, फोर्स है। तो इस प्रकार से अनगिनत जो है प्रक्रम हमारे सामने, अनगिनत एक्टिविटी जो है हमारे सामने मौजूद है जिसमें हम लोग फोर्स का अनुभव कर सकते हैं। अब बहुत अलग अलग वेराइटी के, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सारे के सारे बल कुछ विशेष बल जो हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, उन्हीं से मिलकर बना होता है, उन्हीं को एक्सप्लेन करता है। जैसे वो धनुष से हम लोग उसका जो रस्सी है उसको खींच रहे हैं, तो खींचने के बाद मतलब यहाँ पर जो मास था और इसके उससे जो कनेक्टेड मास था, उस मास को हम लोग क्या किए, खींचे। तो फिर जैसे ही छोड़ेंगे, जैसे हमारे द्वारा एग्जर्टेड फोर्स हटेगा, तो ये वाला जो मास है अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस मास को अपने पास खींचेगा, जिसके कारण से रस्सी जो है फिर जो है वो करीब आएगा और उससे तीर जो है निकल के आगे जाता है। तो देखने के बाद हम लोगों को गौर से समझने के बाद पता चलता है कि कुछ लिमिटेड फोर्सेज हैं, है ना, उन्हीं के आसपास सारे के सारे फोर्स उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इन सब फोर्स को हम लोग फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। नेचर में ये फोर्स किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपने आप में अपने आप को परिभाषित करते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। हमारे प्रकृति का फंडामेंटल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम चारों के बारे में समझ लेते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। कोई भी देखिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीज से मिलकर बना है ना, या तो वो मैटर है या फिर वो एनर्जी है। एनर्जी है तो किस फॉर्म में है, तो एनर्जी है तो वो या तो वेव फॉर्म, रेडिएशन के फॉर्म में ही होगा, है ना। एनर्जी है तो वो रेडिएशन फॉर्म में होगा। तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक मैटर और दूसरा वेव। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, है ना, एक मैटर है, दूसरा एनर्जी है। तो जो मैटर के बीच में, मैटर के पास क्या है, द्रव्यमान है। तो जितने भी इस यूनिवर्स में द्रव्यमान हैं, सबके बीच अब सारे द्रव्यमान अपने पर एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक बल आरोपित करते हैं। सारे के सारे द्रव्यमान, चाहे वो छोटा हो या बहुत ही बड़ा हो, वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं और यही जो है द्रव्यमान में, सभी द्रव्यमानों के बीच संतुलन का कार्य करता है और इस बल को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी द्रव्यमानों के बीच लगता है। इसका नेचर कैसा होता है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा आकर्षित करता है, ये हमेशा आकर्षित करता है। इसको समझने के लिए स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट से हम लोग समझ सकते हैं। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें इस चीज का व्याख्या होगा और इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्सेज में से
एक फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये सभी द्रव्यमानों के बीच लगता है। ये बहुत ही कमजोर बल होता है, ये बहुत ही कमजोर बल होता है। अगर हम दो प्रोटॉनों के बीच के बल की तुलना करें तो उसके बीच लगने वाला, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का 10⁻⁻36 टाइम्स होता है। मतलब ये उसके बीच लगने वाला, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से 10⁻36 टाइम्स कमजोर होता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अब हम दूसरे फोर्स पे जाते हैं, तो दूसरा फोर्स हमारे सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये या तो स्टैटिक चार्ज के बीच लगेगा या मूवेबल चार्ज के बीच, मूविंग चार्ज के बीच लगता है। मतलब चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है आपको इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन सबका नेचर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक नेचर का रहेगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। जब लाइक चार्जेस रहेंगे, एक समान आवेश रहेंगे, तब ये रिपल्सिव नेचर को शो करेगा। जब विपरीत आवेश होंगे, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो उस समय ये अट्रैक्टिव नेचर को शो करेंगे। यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और यही बैलेंस करता है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजों को। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। अगर हम किताब ऊपर उठाते हैं और किताब ऊपर उठा के हम अपने हाथों पे रखते हैं तो उस किताब को पृथ्वी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से नीचे की ओर खींच रहा होता है। तो उस फोर्स को, ये जो नीचे लगने वाला फोर्स है, उसको बैलेंस किसके द्वारा किया जाता है? तो इस किताब पे हमारे हथेली के द्वारा लगाए गए नॉर्मल फोर्स के द्वारा। अब ये नॉर्मल फोर्स कहाँ से आता है? ये जो नॉर्मल फोर्स हम लगा रहे हैं किताब पर, वो कहाँ से आता है? तो ये हमारे हाथों और किताब के संपर्क सतह के बीच लगने वाले चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, हमारे हाथों और किताबों में मौजूद जो चार्ज हैं वो एक दूसरे से फ्रिक्शनाइज होकर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के कारण ये बैलेंस हो पाता है। क्योंकि ये फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत ही अधिक होता है ना, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। इसलिए ये कम होने के बावजूद भी, इसका अमाउंट कम होने के बावजूद भी इतना सफिशिएंट होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर सके। तो इस फोर्स को, अभी ये तो मास के बीच तो लग नहीं रहा है, जब मास के बीच लग नहीं रहा है तो ये फोर्स कौन सा होगा? तो ये चार्ज के बीच लग रहा है और वो निश्चित रूप से उसका नेचर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 10⁻36 गुना, तो प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो 10⁻36 गुना अधिक होता है, मतलब मजबूत होता है। और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स से ये 100 गुना कमजोर होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में 100 गुना कमजोर होता है। यहां पर चार्ज स्पेसिफाइड रहता है, मतलब सेम चार्ज के बीच रिपल्सिव नेचर का लगेगा और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट। तो तीसरा जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट, हम अगर बात करते हैं एक एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं कंबाइंड रूप से। तो अगर हम न्यूक्लियस में बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो आपको फिक्स है। उसमें मौजूद प्रोटॉन, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के कारण, चूंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर ये फोर्स लगेगा नहीं, वो तो न्यूट्रल है, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बहुत ही कमजोर है, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो मजबूत है, और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के पास चार्ज भी है, तो चार्ज के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करता, रिपेल करने के बाद वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाता है। न्यूक्लियस का साइज जो है वो भी चेंज कर सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। मतलब कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा है, कोई दूसरा फोर्स जो है वो काम कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेंज बात करें तो उसका रेंज जो है इनफाइनाइट तक होता है। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी जो रेंज है वो अनंत तक होता है, स्मॉल डिस्टेंस से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, है ना, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, फर्मी लेवल का होता है। तो प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स था, न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स था वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो निश्चित रूप से उसके शेप में किसी भी प्रकार का चेंजिंग आता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो वहां पर निश्चित रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावे दूसरा फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये काफी मजबूत होता है, सारे के सारे फंडामेंटल फोर्सेज में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि न्यूक्लियॉन्स में लगता है। ये जो है काफी शॉर्ट ऑर्डर रेंज के लिए होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स से 100 गुना अधिक होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 का पावर 38 गुना अधिक होता है। इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के लिए लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा। समझ में है? अब जो है लास्ट जो है हमारे पास लास्ट फोर्स वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो बड़े नाभिक में अल्फा डीके बीटा डीके जो होते हैं, तो जब बीटा डीके होता है तो उसमें कुछ मतलब कि एक नाभिक टूटने के साथ साथ, हीलियम का जो नाभिक होता है वो टूटने के साथ साथ उसमें कुछ उदासीन कण जैसे न्यूट्रिनो वगैरह ये सब जो है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये सब जो है उत्सर्जित होते हैं, है ना। तो ये जो फोर्स होता है, इसमें जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसका भी ऑर्डर जो होता है ये काफ़ी शॉर्ट ऑर्डर के लिए 10⁻⁻16 के ऑर्डर में होता है ना। तो ये जो फोर्स है ये काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मजबूत ना हो, है ना। तो ये जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमज़ोर होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है।
उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे।